Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपने इंडियन पॉलिटी का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंथी होने वाला है और इसलिए हम इसको कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि आखिर फंडामेंटल राइट्स है क्या, इनका क्या महत्व है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उनके बारे में हम फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसके अंदर दिए गए हैं और ये आर्टिकल, इसके लिए जो रिलेटेड आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को डिफाइन करते हैं और ये एक तरीके से अगर हम बात करें कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये मेनली जो है इसकी इंस्पिरेशन जो आती है वो कहाँ से आती है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बिल ऑफ राइट्स वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसी तरीके से ये इंस्पिरेशन भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इंस्पिरेशन आई है कि हमें अपने सिटीजन्स को ये राइट प्रोवाइड करवाने चाहिए, तो वो कहाँ से आई है, वो यूएसए के अंदर जो बिल ऑफ राइट्स दिए गए हैं वहाँ से ड्राइव की गई है। तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे पार्ट 3 के अंदर आते हैं। तो ये जो पार्ट 3 है उसको इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है, मैग्ना कार्टा क्यों बोला गया है। देखिए, मैग्ना कार्टा जो है एक तरीके का चार्टर था जिसके थ्रू क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड का जो किंग था, इंग्लैंड का जो किंग था, किंग जॉन, उसने वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, वहाँ के जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, वहाँ के जो लोग व्यापारी थे, तो उन्होंने अपने लिए लिबर्टी के राइट्स जो हैं वो मांगे थे। तो मैग्ना कार्टा के थ्रू किंग जॉन के द्वारा उन जो ट्रेडर हैं और वो जो कैपिटल क्लास हैं, तो उनको क्या किया गया, लिबर्टी राइट जो है वो प्रोवाइड किए गए। तो इसलिए जो इंडिया का जो पार्ट 3 है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो भी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारे राइट्स जो है उनको देते हैं। तो इसी वजह से इसको जो है पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो देखिए, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल मतलब इनको जो है हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर एनफोर्स करा सकते हैं। अगर इनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ये क्या है, जस्टिसिएबल है और ये काफ़ी इलेबोरेट है, मोर इलेबोरेट देन द अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इलेबरेटली जो है वो मेंशन किए गए हैं। और दूसरा, जो वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इवन यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी इतना इलेबोरेटली इनको क्या नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया है जितना कि इंडिया के अंदर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को इलेबोरेट किया गया है। ये इनको गारंटी दी जाती है, फंडामेंटल राइट एक तरीके से गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक गारंटी दी गई है कि जो सभी पर्सन हैं उनको ये राइट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो सभी पर्सन के लिए अवेलेबल हैं और यहाँ पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको ये फंडामेंटल राइट जो है वो अवेलेबल कराए गए हैं। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स को बनाए रखते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स को बनाए रखते हैं और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हैं और इसके साथ साथ नेशन की यूनिटी के बारे में भी ध्यान रखते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट जो है ये सब चीज़ों को अपहोल्ड करते हैं, इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इसके साथ साथ उनकी डिग्निटी और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और इसके साथ साथ यूनिटी ऑफ द नेशन। देखिए, आगे हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है
वो हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। यानी हमारे जो कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल जो एक तरीके से हम बात करें, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आपको जो है इक्वली सारे के सारे राइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी आपके ऊपर जो है किसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट, रेस, सेक्स से बिलोंग करते हैं, तो आपके साथ इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फंडामेंटल राइट एक तरीके से प्रिवेंट करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसको, कि वो कोई भी ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन रूल हमारे ऊपर ना चला सके। यानी हमारी गवर्नमेंट को भी ये लिमिट करते हैं कि ये लोगों की जो फ्रीडम है और जो लोगों की लिबर्टी है उसको कर्टेल नहीं करेंगे। यानी ये जो स्टेट की इन्वेंशन है हमारी लिबर्टी के अंदर, उसको कम करते हैं फंडामेंटल राइट। यानी लोगों को फ्रीडम देते हैं कि वो अपनी मर्जी से जो भी काम करना चाहें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और अपनी डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अंदर जो है स्टेट का जो अथॉरिटेरियन रूल है और डेस्पोटिक जो रूल है उसके ऊपर इनकी लिमिटेशन होती है। यानी ये उसको गवर्नमेंट को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। ये इसके साथ साथ जो है जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स है और जो भी लॉ वगैरह बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ पास किए जाते हैं, तो उनकी टायरनी को भी ये क्या करता है, लिमिट करता है। यानी वो जो है अपना अथॉरिटी नहीं चला सकते आपके ऊपर। वो सिर्फ जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविज़न किए गए हैं उनके अंदर लिमिट में रहते हुए काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है फ्रीडम को और आपके जो भी राइट हैं उनको वो कर्टेल कर सकें। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है लॉ की, ना कि मैन की। यानी हमारे ऊपर जो है किसकी गवर्नमेंट है, लॉ की। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ बनाए हुए हैं, जो कानून बनाए हुए हैं, वो हमें गवर्न करते हैं, ना कि जो लोग हैं वो हमें गवर्न करते हैं। जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको गारंटी दी जाती है और उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारे के सारे प्रोविज़न हैं जो हमें इन राइट्स की गारंटी देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की भी गारंटी देते हैं। फंडामेंटल राइट आपकी ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है उसको सुनिश्चित करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनके बारे में जब आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितने सारे राइट दिए हैं और वो किस तरीके से हमारी ऑल आवर जो डेवलपमेंट है, ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो इसको हम जो है आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। देखिए, ओरिजिनली अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए थे। जो 7 फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे। सबसे पहले बात करें राइट टू इक्वेलिटी के बारे में। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं 14 से लेकर 18 तक, वो हमें राइट टू इक्वेलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करें आर्टिकल 19 से लेकर 22, ये हमें प्रोवाइड करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के अगेंस्ट यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे रिलेटेड हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आप कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। तो इसके लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की अगर हम बात करें कि यानी आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर दिए गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आर्टिकल 31 के अंदर था, लेकिन इसको बाद में जो है रिपील कर दिया गया था। अब हमारे पास कितने राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ से रिपील कर दिया था, यानी हटा दिया था, और इसको बाद में जो है क्या बना दिया था, लीगल राइट बना दिया गया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर जितने भी आपके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर डायरेक्टली जो है मूव कर सकते हैं। यानी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं अगर आपके किसी भी राइट का वायलेशन हुआ है तो ये 7th राइट जो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आता है, ये आपको जो है गारंटी देता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट नहीं होंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है इसको डिलीट कर दिया गया था लिस्ट से, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है 1978 के अंदर पास हुआ था, उसके अंदर इसको रिपील कर दिया गया था और इसको अब जो है लीगल राइट बना दिया गया है। और ये हमारा जो है आर्टिकल 300A के अंदर आता है, जो कि पार्ट 7 के अंदर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th जो पार्ट है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है।
तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, इनमें से कुछ जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, यानी जो दूसरे पर्सन हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको ये राइट्स अवेलेबल नहीं हैं। इनके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे ऐसे कौन से राइट है जो ओनली सिटीजन्स को दिए गए हैं, ना कि फॉरेनर्स को। ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड है, मतलब लिमिटेड है। आप इनको जो है एब्सोल्यूटली यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन में आया वो आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को, अपनी फ्रीडम का यूज़ करते हो आप दूसरों को परेशान करने लग जाएंगे। तो इनके ऊपर जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी रखी गई हैं। तो इसलिए इनको बोला गया है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर कुछ लिमिटेशन है, बट कि क्वालिफाइड है, यानी कुछ लिमिटेशन जो है यहाँ पर रखी गई हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन किस हिसाब से डिसाइड की जाएंगी, तो देखिए, ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो कोर्ट के थ्रू डिसाइड की जाएंगी कि ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट के द्वारा डिसाइड की जाएंगी। इस तरीके से ये जो फंडामेंटल राइट है और जो कोर्ट है, इनके बीच में क्या करता है, एक तरीके से बैलेंस बनाने के काम करता है। इसके बीच में जो इंडिविजुअल के राइट हैं और साथ साथ में जो सोसाइटी है एज ए होल, उसकी जो लिबर्टी है उसके बारे में क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। बैलेंस किस तरीके से, क्योंकि अगर आप अपनी राइट्स का ज़्यादा यूज़ करके दूसरे लोगों को परेशान करने लग जाएंगे तो ये सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा। इसलिए जो है इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाली गई हैं ताकि अपने राइट्स का यूज़ करते हुए कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि सोसाइटी को नुकसान हो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारे जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड है, यानी लिमिटेड है। थर्ड फीचर की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी जो एक्शन लेता है स्टेट, कई बार जो है कुछ ऐसे एक्शन स्टेट के द्वारा ले लिए जाते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा ले लिए जाते हैं जो हमारी फ्रीडम यानी हमारे राइट्स को क्या करता है, हमारे राइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये क्या राइट करके क्या करते हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे इंडिविजुअल के लिए इस तरीके की जो आर्बिट्रेरी एक्शन है उनके अवेलेबल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये राइट ना कि स्टेट के, कुछ एक जो राइट्स हैं वो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ एक प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी कुछ ऐसे एक्शन ले लेते हैं जिससे हमारी राइट जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो उस सिचुएशन में भी कुछ ऐसे राइट हैं कि हम प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी जो है कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, और स्टेट कोई ऐसा एक्शन लेता है तो उसके अगेंस्ट तो जा ही सकते हैं। तो ये स्टेट के अगेंस्ट तो पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि स्टेट की जो अनलिमिटेड पावर है उसको लिमिट करने की प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ राइट जो हैं वो नेगेटिव हैं। नेगेटिव क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो स्टेट की अथॉरिटी है उसको लिमिट करते हैं। जो हमारा स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट है, उसकी जो अथॉरिटी है उसको लिमिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाकी जो हैं कुछ एक राइट जो है वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस भी देते हैं जो लोगों को, सर्टेन प्रिविलेजेस काफ़ी सारे अधिकार भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कुछ एक राइट्स जो है वो पॉजिटिव भी कहा गया है। ये जस्टिशिएबल हैं, आप डायरेक्टली जो है कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हो अगर आपकी किसी भी राइट की वायलेशन हो रही है। इनको डिफेंड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर बीच में आता है इनको डिफेंड करने के लिए। अगर आपके किसी राइट का वायलेशन हुआ है उसको डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिक्चर में आता है, और ये आपके फंडामेंटल राइट की गारंटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इनके वायलेशन के लिए आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं। आपको जो वे ऑफ अपील है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले जो है सब्सिडरी जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर जाएंगे, उसके बाद जो है आप हाई कोर्ट के अंदर अपील करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। इसके लिए आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मूव कर सकते हैं। आपको जो है वे ऑफ अपील फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। 7th फीचर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कहा गया है कि ये जो है नॉन सैक्रोसेंट है, यानी परमानेंट नहीं है, यानी इनको जो है चेंज भी किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इनको कर्टेल कर सकती है, यानी आपके अधिकार छीन सकती है, इनको रिपील कर सकती है, हटा सकती है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ना कि ऑर्डिनरी एक्ट।
यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके इन जो राइट्स हैं उनको कर्टेल किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है, लेकिन एक ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि आपके सारे के सारे राइट जो है वो वायलेट, सारे के सारे राइट खत्म कर देगी और अपनी जो है अनलिमिटेड पावर का यूज़ करेगी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू टर्म जो है यहाँ पर लेके आए हैं, जिसको नाम दिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर। यानी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वो कोई भी जो राइट है उसको रिपील कर सकती है, कर्टेल कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई नहीं कर सकती, उनको इफेक्ट हुए बिना जो भी पार्ट वो चेंज करना चाहे वो कर सकती है। तो देखिए, जैसे कि बात करें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, जब भी हमारी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर सारे के सारे हमारे राइट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। यानी आपको कोई भी अधिकार नहीं रहता। ओनली यहाँ पर 2 आर्टिकल्स हैं जो उस टाइम पर फॉलो होते हैं, आर्टिकल 20 और 21। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि आर्टिकल 20 और 21 के अंदर कौन से अधिकार हैं जो आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी उनको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें कि जो 6 राइट दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंदर, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, यहाँ पर जो है 6 राइट्स दिए गए हैं 19 के अंदर, उनको सस्पेंड किया जा सकता है ओनली जब यहाँ पर एक्सटर्नल इमरजेंसी कोई होती है, ना कि इंटरनल इमरजेंसी के बेस पर। यानी कोई एक्सटर्नल अगर बाहरी कोई वॉर वगैरह हो जाता है या कोई भी बाहरी इमरजेंसी अगर आ जाती है, उसी सिचुएशन में आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं, ना कि इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी मतलब आर्म्ड रिबेलियन, यानी अंदर से अगर कोई भी कंट्री के अंदर ही कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते। इनको आप जो है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कई बार जो है ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 19 को क्या दोनों सिचुएशन में कर्टेल किया जा सकता है, दोनों सिचुएशन में इसको सस्पेंड किया जा सकता है, ये एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पर या फिर इंटरनल जो इमरजेंसी है उसके टाइम पर इसको कर्टेल किया जा सकता है, और नेशनल इमरजेंसी के दौरान पर कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं और कौन से आर्टिकल जो सस्पेंड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के रूप में, यूपीएससी के क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पूरे के हर एक राइट जो है वो कर्टेल कर सकती है, उनको रिपील कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। उसको बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वो कोई भी पार्ट जो है वो यहाँ पर चेंज कर सकती है। 9th फीचर की अगर हम बात करें, जो फंडामेंटल राइट हैं उनको लिमिट किया जाता है। मतलब जो आपके जो फंडामेंटल राइट हैं जो आप इंजॉय करते हैं उनको जो है लिमिट किया जा सकता है। लिमिट मतलब उनको एक तरीके से कम किया जा सकता है, आप उनका यूज़ जो है थोड़ा लिमिटेड मात्रा में कर सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C हैं जो क्या करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट को थोड़े से उनकी पावर को लिमिटेड कर देते हैं। आर्टिकल 31A के अंदर क्या किया गया है कि यहाँ पर लॉ बनाए गए हैं एस्टेट से रिलेटेड। यानी जब कोई भी एस्टेट है उसको जब आप एक्वायर करते हैं, प्रॉपर्टी कोई भी एक्वायर करते हैं, तो उससे रिलेटेड लॉ हैं वो आर्टिकल 31A के अंदर दिए गए हैं। तो इनकी वजह से आपके राइट्स जो हैं वो लिमिट हो सकते हैं। आर्टिकल 31B के अंदर कुछ ऐसे एक्ट्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे कानून दिए गए हैं जो कि 9th शेड्यूल में रखे जाते हैं। 9th शेड्यूल में जिनको रखा गया है, जो कि कोर्ट भी उनको क्या नहीं कर सकता, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। यानी अगर वो कानून आपके अधिकारों को, आपके जो राइट्स हैं उनको कर्टेल भी करते हैं तो भी इसको फॉलो किया जाता है। तो यानी यहाँ पर भी आपके फंडामेंटल राइट जो है एक तरीके से थोड़े उनकी पावर जो है कम हो जाती है। आर्टिकल 31C की बात करें तो यहाँ पर जो है बात की गई है कि कुछ एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं उनको अगर हमने अप्लाई करना है, अगर गवर्नमेंट जो है कुछ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहती है, तो वहाँ पर अगर गवर्नमेंट ऐसे कुछ कानून लेकर आती है जो कि फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, कर्टेल करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आपके राइट्स जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे कि अभी जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है हमारा आधार से रिलेटेड जो मुद्दा है वो काफ़ी न्यूज़ पे रहता है। तो उसके अंदर देखिए, एक तो हमारा राइट टू प्राइवेसी है कि हमारा सारा का सारा पर्सनल डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है और वहाँ से जो दूसरी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारा डाटा जो है वहाँ से ले लेती हैं और उसका डाटा का यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से हमारा जो है वॉयलेशन हो रहा है राइट टू प्राइवेसी का। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं कि गवर्नमेंट फंड आधार का यूज़ क्यों कर रही है, आधार कार्ड का, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से जब भी डीबीटी ट्रांसफ़र किया जाता है या सब्सिडी का ट्रांसफ़र किया जाता है या काफ़ी सारे जो अकाउंट्स हैं वो ओपन किए जाते हैं, तो एक तरीके से वहाँ पर ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए
और जो है मनी का मिसयूज रोकने के लिए, यानी जो करप्शन है उसको रोकने के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट जो है आपके उस फंडामेंटल राइट का, यानी राइट टू प्राइवेसी का थोड़ा सा वायलेशन कर सकती है। तो ये हमारा किसके अंदर आ रहा है, आर्टिकल 31 सी के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं या लॉ हैं जो गवर्नमेंट पास करती है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, यानी उनको जो है थोड़ा सा उनकी पावर को लिमिट कर सकते हैं। तो ये हमारी 9th फीचर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें 10th फीचर के बारे में, तो ये देखिए कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे एक तरीके से जो हमारे सिटीजन्स हैं उसके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एनालॉगी सर्विसेज, ये सारे के सारे इनके द्वारा, इनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी ये फंडामेंटल राइट को उस वे में यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनको बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे सोल्जर बोलने लग जाए कि हमारा तो राइट टू फ्रीडम है, हम कहीं पर भी मूवमेंट करेंगे, जबकि यहाँ पर जो है बॉर्डर पर खतरा है। तो इसलिए वहाँ पर उनके राइट्स क्या हो जाते हैं, वहाँ पर उनके राइट्स जो हैं वो कर्टेल कर लिए जाते हैं। यानी आप जो है इस टाइम पीरियड के दौरान कहीं और मूवमेंट नहीं कर सकते। आपको जो है अगर बॉर्डर पे रहना है तो आपको बॉर्डर पे ही रहना है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपने राइट टू मूवमेंट का यूज़ करेंगे और कहीं भी घूमने निकल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्स है, तो उनको जो है इस तरीके की उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, इस तरीके की उनकी सर्विसेज होती हैं, जिसकी वजह से उनके राइट्स क्या कर दिए जाते हैं, कर्टेल कर दिए जाते हैं। यानी ये हमारा किसके अंदर दिया गया है, ये आर्टिकल 33 के अंदर दिया गया है। लेकिन जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो दूसरे सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये सारे के सारे राइट्स अवेलेबल हैं कि वो अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। आगे 11th फीचर के बारे में बात करें, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो। मार्शल लॉ मतलब जो आर्मी का रूल वहाँ पर लगा हुआ है, मिलिट्री रूल लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो उन कंडीशन के अंदर आपके फंडामेंटल राइट जो है वो कर्टेल किए जाते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई बार जो है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि वहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि जब मार्शल लॉ लग जाता है या मिलिट्री रूल लग जाता है उस टाइम पर, मतलब वहाँ पर मिलिट्री की प्रेजेंस होती है, तो किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती एक तरीके से। तो इस तरीके का मतलब बात करें सेक्शन 144 जो है वहाँ पर लग जाता है कि आप जो है बाहर मूव नहीं कर सकते, आपको रूम अंदर ही रहना होगा, एक पर्सन से ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, या दो से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर असेंबल नहीं हो सकते। इस तरीके की काफ़ी सारी कंडीशन रख दी जाती है, तो वहाँ पर एक तरीके से जो है मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया जाता है। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेज में आपके जो राइट्स हैं वो भी कर्टेल हो जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर आप बोलें कि मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रही है, और मैं डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाऊँगा, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी आपके जो है राइट के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है एक तरीके से इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। यानी वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए जो है वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया है, या ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो आपके फंडामेंटल राइट जो है वहाँ पर वायलेट हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल किसके अंदर दिया गया, आर्टिकल 34 के अंदर ये मेंशन किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 35 के अंदर भी कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। तो आर्टिकल 35 के अंदर बताया गया कि कुछ एक जो राइट्स हैं वो आपके डायरेक्टली एनफोर्स हो जाते हैं, डायरेक्टली जो है वो फोर्स में आ जाते हैं। लेकिन कुछ एक जो है लॉ के द्वारा उनको फोर्स में लाया जाता है, कुछ लॉ बना दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो है आर्टिकल 17 है, जो कि राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के बारे में राइट हमें देता है कि अनटचेबिलिटी जो है उसको, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो आपने उसको जो है फोर्स में मतलब एक तरीके से अगर आप उसको अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कि अगर आपने ऐसी कोई भी प्रैक्टिस की तो आपके लिए जो है ये अच्छा नहीं होगा, और आपको जो है इतने साल की जेल हो सकती है, ये पनिशमेंट आपको मिलेगी, ये फाइन आपके ऊपर लगेगा। तो इस तरीके के लॉ जो बनाकर जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, इनको एनफोर्स कराया जा सकता है। और कुछ एक जो है वो डायरेक्टली ही फोर्स में आ जाते हैं, कुछ राइट्स जो होते हैं। और ऐसे जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी मतलब प्रोविजंस हैं, या जितने भी मॉडिफिकेशन है, किसी भी फंडामेंटल राइट के अंदर चेंज लेकर आना है, तो वो ओनली पार्लियामेंट कर सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ये पावर ओनली पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो कंट्री के जो सिटीज़न हैं वो एक तरीके से इनका यूज़ करते हुए अपने जो ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प काफ़ी ज़्यादा हेल्प इससे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, जो कि आर्टिकल 12 से। अब हम जो है सभी आर्टिकल्स को आर्टिकल वाइज डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल
12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर क्या कौन कौन से प्रोविज़न है, हमारे राइट्स क्या हैं, उनको हम जो है काफ़ी डिटेल्स के अंदर देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। हमने बात की कि हमारा जो स्टेट है वो हमारे राइट कर्टेल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आखिर ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन-कौन आता है? कौन हमारे राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकता? क्या मतलब स्टेट के अंदर जो है किन-किन को हम इंक्लूड करेंगे जो हमारे राइट को वायलेशन करते हैं और उनके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? अपना कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो देखिए स्टेट को के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट है जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ऑर्गन आते हैं, यानी जो कानून बनाने वाले हैं वो भी और जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो भी। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है वो हमारा किसके अंदर आता है? स्टेट के अंदर आता है। बात करें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी जितने हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, लेजिस्लेचर हैं, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हमारी किसके अंदर आती है? स्टेट के अंदर। यानी चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है वो हमारी किसके अंदर आएगी? स्टेट के अंदर। अगर ये हमारे राइट्स का वायलेशन कर रही है तो हम इनके अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए ऑल लोकल अथॉरिटी, जितनी भी लोकल अथॉरिटी हैं जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और भी जितने सारी जो हैं ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं, यानी गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, तो वो सभी की सभी अगर हमारे राइट का वायलेशन करती हैं तो वो भी हमारी स्टेट के अंदर आती हैं और उनके अगेंस्ट भी हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऑल अदर अथॉरिटीज़, दूसरी अथॉरिटी हैं, चाहे वो स्टैच्यूरी हैं, नॉन स्टैच्यूरी, यानी कितनी भी स्टैच्यूरी बॉडी हैं या ऑर्गेनाइजेशन है नॉन स्टैच्यूरी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉ के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि LIC है, ONGC, सेल, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कि स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी बॉडी हैं। तो वो भी अगर ऐसे कोई प्रोविज़न करती हैं, ऐसे कोई लॉ बनाती हैं जो कि हमारे राइट्स को कर्टेल करते हैं, तो उनके खिलाफ भी हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो देखिए स्टेट को काफ़ी एक तरीके से वाइडर टर्म के अंदर यूज़ किया गया है, वाइडर सेंस के अंदर यूज़ किया गया है। इसके अंदर वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो एक तरीके से स्टेट के लिए काम करती हैं। इसके अंदर जो है ऐसी एजेंसीज को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हैं, लेकिन अगर वो स्टेट के लिए एक तरीके से काम कर रही हैं, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रही हैं, तो उनको भी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन के अंदर लाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये सारी बॉडी जब भी आपके राइट के वायलेशन करते हैं तो इनके खिलाफ जो आप जो है कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो आर्टिकल 12 के अंदर क्या दिया गया? स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट के अंदर कौन कौन इंक्लूड किया जा सकता है। इसमें हमारी यूनियन गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती हैं, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो आती हैं और जितनी भी स्टैच्यूरी नॉन स्टैच्यूरी बॉडीज़ हैं वो आती हैं और इसके साथ साथ ऐसी प्राइवेट बॉडीज़ भी आती हैं जो स्टेट के लिए काम करती हैं, यानी इन सभी जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए काम करती हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। देखिए आर्टिकल 13 के अंदर ये प्रोविज़न किया गया है कि ऐसा कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? वायलेट करता है, तो उसको नल एंड वॉइड जो है करार दे दिया जाता है। नल एंड वॉइड मतलब एक तरीके से उसको क्या समझा जाता है कि वो जो है हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, इसलिए जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी हमारी कोर्ट के अंदर ऐसा हमारी कोर्ट जो है इस तरीके का डिसीजन दे सकती है और ये एक तरीके से क्या करता है? कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो प्रोवाइड करता है। ये देखिए एक्सप्रेसली प्रोवाइड डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है उसको मतलब एक तरीके से मेंशन नहीं किया गया है। उसको अगर हम बात करें टर्म के रूप में अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू नाम की कोई भी टर्म मेंशन नहीं की गई है, लेकिन ये पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 13 के अंदर से आती है कि ऐसे कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ऐसे कोई भी लॉ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, कोई भी है या हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, अगर ऐसा कोई भी कानून बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वहाँ पर जो है जुडिशरी पिक्चर में आकर क्या कर सकती है? ऐसे राइट्स को मतलब नल एंड वॉइड करार दे सकती है, उनको वहाँ पर डिमिनिश कर सकती है। तो ये एक तरीके से क्या पावर देता है? कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की, यानी वो क्या कर सकती है? लॉ को रिव्यू कर सकती है कि क्या वो हमारी जो कंट्री के जो लोग हैं उनके राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा है, उनके लिए जो है किसी तरीके का जो है उनके ऊपर बर्डन तो क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की जो है सिचुएशन में जो हमारी कोर्ट है वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन का यूज़ करती है और ये किसके अंदर आती है? ये आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 के अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट के अंदर दी गई है।
तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, इनके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, अगर ऐसा कोई भी लॉ पास किया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो यहाँ पर वो उनको क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है, और इसके साथ साथ उनको इनवैलिड बता सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके कंट्रावेंशन में जा रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दे दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बात की, जो हमारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 जो है हमें इसके लिए प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू भी पिक्चर में आ जाता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है पावर आ जाती है जुडिशियल रिव्यू की। तो देखिए लॉ के अंदर जो हमने बात की कि कौन से लॉ जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं आर्टिकल 13 के अंदर। लॉ की परिभाषा क्या है, कौन से लॉ जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे, यानी कौन से लॉ हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को के उसमें कंट्रावेंशन क्रिएट करेंगे और उसके बाद उनको नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। तो देखिए जो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं, और स्टेट के अंदर हमारी वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जिन्होंने यहाँ पर कानून यहाँ पर पास किए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें परमानेंट लॉ, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाए जाते हैं, उन वो सारे के सारे जो है हमारे लॉ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे पार्लियामेंट ने बनाया हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। तो जो भी परमानेंट लॉ यहाँ पर बनाए जाते हैं वो हमारे इस जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, यानी लॉ की परिभाषा के अंदर आते हैं। या कोई भी टेम्परेरी लॉ है जो कि हमारे प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस के रूप में पास किया है, जो हमारा प्रेसिडेंट है या स्टेट गवर्नर है, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस पता है हमें कि वो उसका जो टाइम पीरियड होता है 6 मंथ और 6 वीक होता है, जब तक कि वो पार्लियामेंट के द्वारा उसको पास ना कर दिया जाए तब तक जो है वो फोर्स में रहता है। तो एक तरीके से ये क्या है, टेम्पररी लॉ है, तो इसको भी जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर ये भी हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो इसको भी क्या किया जा सकता है, इनवैलिड करार दिया जा सकता है। इसके साथ साथ कोई भी स्टैच्यूटरी बॉडी है, कोई भी स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है, कोई भी ऐसा ऑर्डर लॉ लेके आता है, बाय लॉ रूल या रेगुलेशन लेकर आता है, नोटिफिकेशन लेकर आता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो उसको भी जो है लॉ की परिभाषा में काउंट किया जाएगा। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स के थ्रू अगर कोई भी रूल पास होता है, जैसे कि कस्टम और इससे रिलेटेड कोई भी दूसरे लॉ जो हैं वो पास किए जाते हैं, तो वो भी हमारे लॉ की परिभाषा में आते हैं। तो ये सारे के सारे जो लॉ हैं, कानून हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो यहाँ पर उनको क्या किया जा सकता है, एक तरीके से उनका जुडिशियल रिव्यू के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दिया जा सकता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारे के सारे जितने भी लेजिस्लेशन इस तरीके से पास किए जाते हैं वो जो है कोर्ट के अंदर चैलेंज किए जा सकते हैं, और अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो इनको जो है वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात और की गई है कि जब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की जाती हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके कोई भी लॉ बनाया जाता है या उसके अंदर कोई भी प्रोविज़न डाला जाता है, क्या उसको भी चैलेंज कर सकते हैं? तो देखिए आर्टिकल 13 के अंदर बताया गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर अमेंडमेंट करती है तो उसको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो आपके जो है किसी भी अधिकार को क्या कर सकती है, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से उसको हटा सकती है, उसको रिपील कर सकती है, कर्टेल कर सकती है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। इस तरीके से जो है कोई भी राइट को वहाँ से हटा सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पार्लियामेंट जो है हमारे सारे के सारे राइट्स को फिनिश कर देगी, इसका मतलब तो ये हुआ। तो यहाँ पर जो है फिर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आता है केशवानंद भारती केस के अंदर 1973 के अंदर, जब काफ़ी सारे राइट्स का वायलेशन हो रहा था, तो उस टाइम पर इस केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट एक डेफिनेशन लेकर आता है जिसके अंदर बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, कोई भी पार्ट चेंज कर सकती है फंडामेंटल राइट का, लेकिन उसको ध्यान में रखना होगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेगी। यानी यहाँ पर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है चेंज करने का प्रयास नहीं करेगी। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाली कोई भी ऐसी अमेंडमेंट करती है तो उसको भी नल एंड वॉइड किया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर अगर पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी कोई लॉ लेकर आती है, कोई भी चेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करती है, तो उसको भी नल एंड वॉइड दिया जा सकता है अगर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है।
तो ये हमारा कब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कब इसको फोर्स में लेके आई है, कब जो है बेसिक स्ट्रक्चर हमारा पिक्चर में आया है, तो ये हमारा केशवानंद भारती केस के अंदर आया है जो कि 1973 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कुछ राइट्स के बारे में, हमारे जो राइट्स हैं उनको एज ए ग्लांस के रूप में दिया गया है कि एक छोटा सा व्यू उनका दिया गया है कि आप संक्षेप में देख सकते हैं कि हमारे इन राइट्स के अंदर कौन कौन से राइट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। इनके बारे में डिटेल से एक एक जो आर्टिकल है उसको हम डिटेल से आने वाले पार्ट्स के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा व्यू यहाँ पर इनका ले लेते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं, 6 जो राइट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से राइट्स इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर वो कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये पिक्चर आपके लिए काफ़ी छोटी हो सकती है, लेकिन आप इसको जो अपनी बुक के अंदर ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं किस तरीके से जो हमारे आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वेलिटी के बारे में, जहाँ पर हमारे 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल जो है इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड किया गया है। यानी लॉ की दृष्टि में, कानून की नज़रों में आप सभी समान हैं, चाहे आप पुअर हैं, रिच हैं, कोई भी है, यानी आप किसी भी पोस्ट पर हैं या बिल्कुल ही आप जो है बिल्कुल छोटे से स्टेटस से बिलोंग करते हैं या आपका स्टेटस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, चाहे आप एमएलए हैं कंट्री के या एक कॉमन मैन है, तो आप जो है लॉ के मतलब जो हमारा कानून है उसकी दृष्टि में समान है। अगर आपने कोई क्राइम किया है या किसी एमएलए ने क्राइम किया है तो उनके लिए जो है क्या है, लॉ उनके लिए बराबर है, उनको बराबर दृष्टि से देखता है। वो बात अलग है कि यहाँ पर करप्शन जो है आजकल हम ज़्यादा देखते हैं, तो कुछ एक जो है ऐसे जो हैं जजमेंट्स आ जाती हैं, ऐसे क्राइम्स भी हो जाते हैं जहाँ पर जो इनोसेंट पर्सन है उनको भी जो है सज़ा मिल जाती है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हम यहाँ पर उनके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ करप्शन के थ्रू तो पता नहीं क्या-क्या यहाँ पर चेंजेस होते हैं, तो उनके बारे में हम नहीं देख रहे हैं कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविज़न है उनके बारे में हम देख रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कि आप जो है कानून की दृष्टि में सभी समान हैं, यानी आपको इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। आर्टिकल 15 के अंदर देखिए, आर्टिकल 15 के थ्रू जो है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया है। किसी भी तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, पारसी, किसी भी रेस से आप बिलोंग करते हैं, कास्ट आपकी कोई भी है या सेक्स कोई भी है या प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी जगह पर आप पैदा हुए हैं, तो उसके बेस पर आपसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके साथ जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन से, रेस से, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। तो आर्टिकल 16 के अंदर दिया गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी इक्वल है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अगर कोई भी पोस्ट निकलती है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं उनको हेल्ड करने के लिए, तो वहाँ पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको जो है वहाँ पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता कि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया कर सकते, सिर्फ उनको छोड़ के कि आपके पास उनके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप जो है यूपीएससी के लिए आईएएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो आपकी जो एज है उसके जो एज क्राइटेरिया दिया गया है उसके अंडर आनी चाहिए। तो आपको और किसी ग्राउंड पर यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से उसके अंदर से निकाला नहीं जा सकता। आपको जो है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी गई है। आर्टिकल 17 के बारे में बात करें तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी यहाँ पर अनटचेबिलिटी को क्या किया गया है, अबोलिश किया गया है। यानी आप किसी के साथ ऐसा जो है अनटचेबल वाला व्यवहार नहीं करेंगे जो कि हमारा जो एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो हमारा प्रेवलेंट था। यानी ये ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को अछूत समझेंगे या उसको जो है किसी ऐसी कास्ट का समझेंगे कि आप उसे जो है देखना और छूना भी अपवित्र मानते हैं। अगर आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हैं तो आपके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 18 के अंदर। तो आर्टिकल 18 के अंदर अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी ऐसा नहीं है कि अपने नाम के आगे जो है महाराजा, महारानी, राय बहादुर इस तरीके के नाम का यूज़ करेंगे जो कि पुराने टाइम पर होते थे। तो इस तरीके के नामों का टाइटल का आप अपने नाम के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आपको दूसरे लोगों से अलग दिखाता है। और यहाँ पर अलग अगर इस तरीके से अलग दिखाया जाएगा तो वहाँ पर जो है राइट टू इक्वेलिटी का क्या होगा, वायलेशन होगा। यानी वहाँ पर इक्वेलिटी कैसे होगी, आप अपने आप को जो है समझते हो महाराजा महारानी के ख़ानदान का समझते हो या राय बहादुर के ख़ानदान का समझते हो, तो वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। और इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो राइट टू इक्वेलिटी के अगेंस्ट है।
तो इसलिए इन सबको क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक सारे के सारे जो आर्टिकल हैं वो हमें राइट टू इक्वेलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड राइट के बारे में, जो कि राइट टू फ्रीडम है, जो कि 19 से लेकर 20 के अंदर दिया गया, 22 के अंदर दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 19 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, 6 राइट के बारे में प्रोटेक्शन की बात की गई है। एक तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरा हमारा कोई भी असेंबली जो है वो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं लोगों के साथ मिलकर, कोई भी मूवमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पीसफुल मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ पे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें वहाँ पर। तो मूवमेंट आप कहीं पे भी इंडिया के अंदर मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको जो है मूव करने की इजाज़त है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे ट्राइबल एरिया हैं, जो शेड्यूल्ड एरिया है, तो वहाँ पर कुछ एक ट्राइबल एरिया जो डिफाइन कर दिए गए हैं जहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप वहाँ पर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके कल्चर को और बाकी चीज़ों को अगर अफेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है काफ़ी जो बैड सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। आपको रेजिडेंस का अधिकार है, आप कहीं भी जो है इंडिया के किसी पार्ट में रेजाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, और कोई भी प्रोफेशन जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से 6 राइट्स जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आगे आर्टिकल 20 के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया है, कोई भी अगर आपने ऑफेंस किया है तो उसके लिए भी आपके कुछ राइट्स हैं कि ये कुछ राइट्स जो हम आर्टिकल 20 के अंदर देखेंगे कि क्या हैं वो राइट्स, कि आपको जिस भी ऑफेंस के लिए अगर आपको यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो पुलिस है उसकी ये लाइबिलिटी बनती है, और आपका ये अधिकार है कि आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको किस क्राइम के लिए यहाँ पर यानी किस ऑफेंस के लिए यहाँ पर आपको दोषी ठहराया जा रहा है। तो ये आपको जानने का अधिकार है, आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है, आपको जो है जो मैजिस्ट्रेट है विद इन टाइम लिमिट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे अधिकार हैं जो कि आर्टिकल 20 के अंदर दिए गए हैं, अगर आपने कोई ऑफेंस भी किया है तो भी। आर्टिकल 21 के अंदर बात करें तो यहाँ लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई है, यानी आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है कि आपको लाइफ जो है वो जीने का अधिकार है, और एक तरीके से लाइफ विथ डिग्निटी जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ को मर कर जी रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर है। पर्सनल लिबर्टी है आपको, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी सारे राइट्स जो आपको दिए गए हैं, राइट रिलेटेड टू हेल्थ दिया गया है, हेल्दी एनवायरनमेंट से रिलेटेड दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी हमारा इसी के अंदर आता है आर्टिकल 21 के अंदर। तो काफ़ी सारे राइट हैं जिनको हम डिटेल से आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं उनके अंदर देखेंगे। आगे 21A के अंदर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, यानी आपके जो 6 से लेकर 14 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन जो है 6 से लेकर 14 ईयर के जो एज के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है किसी भी बच्चे को जो कि 6 से लेकर 14 ईयर का है उसको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्या नहीं किया जा सकता, और या गवर्नमेंट के द्वारा जो एडेड स्कूल है वहाँ पर उनके एडमिशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये आपका राइट है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। तो यहाँ पर भी आपका जो है अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है और आपको डिटेन किया जाता है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं 22 के अंदर वो आते हैं। तो ये हमारा जो है कि आपको किस टाइम पर अरेस्ट किया जा रहा है, किस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, आपको डिटेन किया गया है तो किस वजह से आपको डिटेन किया गया है, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं यहाँ पर आपके आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं। आगे आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये हमारा जो है थर्ड राइट है। थर्ड राइट अगेंस्ट, अगर कोई भी शोषण आपका हो रहा है उसके अगेंस्ट आपकी क्या राइट है, तो इसके अंदर आर्टिकल 23 एंड 24 आता है। आर्टिकल 23 के अंदर आता है हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और जो फोर्स्ड लेबर करवाई जा रही है उनसे रिलेटेड है। अगर आपसे कोई भी फोर्स लेबर करवाई जा रही है, बंधुआ मजदूरी जिससे हम बोलते हैं, और इसके साथ साथ ह्यूमन की ट्रैफिकिंग की जा रही है, यानी स्लेव्स बनाकर लोगों को बेचा जा रहा है, तो वो वाली प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं होगी। उसके लिए आपके पास यहाँ पर फंडामेंटल राइट है। आगे 24 के आर्टिकल 24 के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है चिल्ड्रन को प्रोहिबिट किया गया है कि वो किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगे, यानी 14 साल से उम्र अगर जो है बच्चे की कम है तो बच्चे जो है ऐसी किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम नहीं करेगी जो कि उनकी हेल्थ के लिए और उनके जो है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। यानी 14 ईयर तक जो है बच्चों को आप क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ना कि उनसे कोई भी काम करवाएंगे। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 24 के अंदर। आगे बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, तो ये हमारा आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर। 25 के अंदर आता है कि आप कोई भी रिलीजन जो है वो क्या कर सकते हैं, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, यानी आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, तो आपके पास ये राइट है आर्टिकल 25 के अंदर। इसको जो है कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के रिलीजन को जो है हानि पहुंचाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग सकती है। आर्टिकल 26 के अंदर बात करें तो आप अपने जो है आपको फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजियस जो अफेयर हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। यानी आप कोई भी पूजा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कोई भी फेस्टिवल अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, गणेश फेस्टिवल अगर आप मनाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी जो है यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आपने ईद का फेस्टिवल मनाना है, कोई भी फेस्टिवल अगर आपने मनाना है, तो यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप अपने जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो खुद मैनेज कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 26 के अंदर आता है। आर्टिकल 27 के अंदर आता है कि आपको जो है फ्रीडम दी गई है टैक्सेस से, यानी आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जो है किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर आप जो है कहीं पर दान दक्षिणा अगर वहाँ पर देते हैं किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको जो रसीद वगैरह जो रिसिप्ट वगैरह मिलती है, जो भी रसीद आपको कट कर दी जाती है, तो एक तरीके से अगर आप उसको जो है अपना टैक्स डिडक्शन के लिए उसको रिसिप्ट को वहाँ पर दिखा सकते हैं, उस रसीद को वहाँ पर दिखाया जा सकता है और वहाँ पर उतने अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो आपने ये देखा होगा जब भी टैक्स कैलकुलेट होता है। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, आर्टिकल 27 के अंदर आता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 के अंदर क्या आता है कि जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो है जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, तो उनके ऊपर जो है आपका राइट है, आप चाहे तो उनको फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी फॉलो कर सकते। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पर जो है किसी भी धर्म का किसी भी रिलीजन का अगर कोई बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है और अगर उसको जो है अच्छा नहीं लग रहा है कि वो गायत्री मंत्र का जाप करे या कोई भी जो है भगवान की प्रेयर ऐसी करे कि उसको नहीं उसको फॉलो करना है, तो वहाँ पर वो जो है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप जो है वहाँ पर कोई भी इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करें। तो वहाँ पर उसको इस तरीके से विवश नहीं किया जा सकता, खासकर जो हमारे स्टेट के द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं उनके द्वारा जो एडेड स्कूल हैं उनके अंदर। लेकिन जो जैसे कि मदरसा वगैरह हैं जो अपने लिए स्पेशल जो है अपनी खुद का जो वैल्यू है अपना कल्चर को प्रमोट करने के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ की जा रही है, तो वहाँ पर हम जो है उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वो उनकी जो है पर्सनल उस पर डिपेंड करता है कि वो चाहें तो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि जो स्टेट के द्वारा यानी जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं स्कूल हैं और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा एड जिनको दी जाती है, उन इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप जो है स्टूडेंट्स को मजबूर करें कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करें या किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर उनको दी जाती है और वर्शिप करवाई जाती है, तो वो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, यानी आपको अपने जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, लैंग्वेज स्क्रिप्ट उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। तो ये हमारे आते हैं आर्टिकल 20 से लेकर आर्टिकल 29 से 30। 29 के अंदर आता है हमारा कि आप जो है अपनी लैंग्वेज, अगर आपकी कोई अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है तो माइनॉरिटीज़ का, तो उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन वहाँ पर बना सकते हैं, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, कोई भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 30 के अंदर आता है कि आपने इसके लिए जो है अपने इसके कल्चर की प्रोटेक्शन के लिए या लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए आप इस तरीके की इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 5 के अंदर। आगे बात करते हैं आर्टिकल 6। ये हमारा आता है राइट 5 के अंदर। और अगर हम बात करते हैं राइट जो हमारा 6 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर हमने देखा ये आर्टिकल 32 को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी हमारे अबोव राइट दिए गए हैं, जो 5 राइट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, आर्टिकल 32 के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है, 5 रिट्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं। इसमें आता है सबसे पहला हैबिस कॉर्पस, मेमेंडमस, प्रोहिबिशन, टर्शियरी और इसके साथ साथ क्यू वारंटो। ये हमारी 5 रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है आर्टिकल 32 के अंदर। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वो आर्टिकल 2 to 6 के अंदर आएगा। ये 5 रिट्स जो है हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है
फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये हम जो है आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि ये जो रिट्स हैं वो होती क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है, उनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो कि केवल सिटीजन्स के लिए हैं और फॉरेनर के लिए नहीं है, और कुछ एक ऐसे राइट जो कि बोथ सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है, एक्सेप्ट एनिमी एलियन। एनिमी एलियन मतलब जिसके साथ जो है हमारा वॉर वगैरह चल रहा हो, तो उसको एक तरीके से एनिमी एलियन के रूप में हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ओनली सिटीजन्स के लिए राइट है उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हमारा आर्टिकल 15, यानी किसी भी तरीके का कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस के बर्थ के हिसाब से जो है किसी के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये हमारे ओनली सिटीजन्स के लिए है, नॉट फॉरनर के लिए। आर्टिकल 16 के बारे में अगर हम बात करें, राइट टू इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी हमारा सिटीजन के लिए है, फॉरनर को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। अगर हम ऐसे फॉरनर को अलाउ कर देंगे कि आपको भी यहाँ पर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो सारे फॉरनर जो है हमारी पोस्ट, जो हमारी ऑफिसेज हैं, पोस्ट्स हैं, वो सारे के सारे वही एक्वायर कर लेंगे, तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो इसलिए जो है आर्टिकल 16 भी ओनली सिटीजन्स को दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 19 के अंदर आपके वो फ्रीडम है कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, असेंबली की, एसोसिएशन की, मूवमेंट की और रेजिडेंस और प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं। लेकिन फॉरनर के लिए राइट्स नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि फॉरनर आके आपकी गवर्नमेंट को जो है आपकी कंट्री को या आपके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ को यहाँ पर जो है उनके खिलाफ उनको क्रिटिसाइज करने लग जाए, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सिटीजन्स के पास राइट है, आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, तो ये आपके पास फ्रीडम है। लेकिन फॉरनर्स को ये फ्रीडम नहीं दी गई है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में है। तो देखिए आर्टिकल 21 जो है ये हमारा लाइफ एंड लिबर्टी फॉरनर्स के लिए भी है, लेकिन राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर काफ़ी सारे राइट्स जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो इसे इसको आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ दिया गया है, ये यहाँ पर भी लिखा गया है और यहाँ पर भी लिखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है काफ़ी सारे राइट्स की लिस्ट है। इसमें से कुछ एक राइट्स जो है वो हम ओनली हम सिटीजन्स को दे सकते हैं, ना कि फॉरनर्स को। तो देखिए यहाँ पर जो है लाइफ, अगर हम बात करें कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, तो हम अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे सिटीजन्स को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉरनर्स भी जाके यहाँ पर जो है कंप्लेन करने लग जाए कि हमें भी जाके हेल्दी एनवायरनमेंट दो, ये दो, वो दो, इस तरीके की डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ उनको है, राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है। अगर उनकी लाइफ को कोई भी थ्रेट होता है किसी भी तरीके का, तो वो भी कोर्ट में जा सकते हैं, फॉरनर्स भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से इस आर्टिकल को जो है दोनों के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इनके अंदर जो है काफ़ी सारे राइट्स हैं आर्टिकल 21 के अंदर। इनको हम आगे आने वाली जो पार्ट्स हैं उनके अंदर देखेंगे कौन कौन से राइट इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनके अंदर जो राइट्स हैं उनमें कुछ राइट्स जो है ओनली सिटीजन्स को हम दे सकते हैं, और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो ओनली फॉरनर्स को मतलब फॉरनर्स को भी दिए जा सकते हैं। तो इसलिए इसको दोनों पार्ट्स के अंदर रखा गया है। आगे बात करते हैं राइट टू माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी को जो राइट दिए गए हैं किससे रिलेटेड? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, आर्टिकल 30 के अंदर, कि आप अपने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स वगैरह अपने मदरसे वगैरह बना सकते हैं, हिंदू लोग भी अपना कोई भी अगर रिलीजन जो है वो फैलाना चाहते हैं या किसी भी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पारसीज, बुद्धिस्ट, वो चाहते हैं कोई भी अपने इंस्टीट्यूशन खोलना, तो वो खोल सकते हैं। तो उनके लिए इस तरीके का राइट दिया गया है। लेकिन फॉरनर्स के लिए ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो यहाँ पर आकर कोई ऐसा काम जो है करें। वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं देता है। अब जो फॉरनर्स के लिए भी अवेलेबल हैं ऐसे राइट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी उनको दिया जा सकता है। जी हाँ, आप अगर कोई भी क्राइम आपने भी किया है और हमारे सिटीजन ने भी किया है, तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि लॉ की दृष्टि में सभी समान है। अगर आपके साथ कोई भी जो अन्याय हुआ है तो उसके लिए भी आपको जो प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 के अंदर आता है। ये फॉरनर्स को भी दिया जाता है और जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी दिया जाता है। आगे बात करते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। कोई भी ऑफेंस हो जाता है, कोई भी कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस होता है, तो उससे रिलेटेड भी, अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड कोई भी, तो इस तरीके का जो आपको भी पूरा का पूरा राइट है कि आपको पता लगे कि आपको किस जो ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट किया गया है और किस ऑफेंस के लिए आपको क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, आपको भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो है काफ़ी सारे राइट्स जो हैं यहाँ पर आर्टिकल 20 के अंदर और 22 के अंदर भी दिए जाते हैं।
आर्टिकल 20 के अंदर भी राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये हमारा आर्टिकल 22, ये भी फॉरनर्स के लिए भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप फॉरनर्स को ऐसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे उनके बिना बताए कि आपने कोई भी क्राइम किया है कि नहीं किया है। आगे बात करते हैं 21A आर्टिकल के अंदर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो फॉरनर्स भी है, फॉरनर के बच्चे भी अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको भी हमारे जो स्कूल्स हैं उनके अंदर एडमिशन लेने का अधिकार है, उनको भी जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं। आर्टिकल 23 के अंदर अगर जो फोर्स्ड लेबर अगर आपसे करवाई जाती है, फोर्स्ड लेबर होती है या ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग होती है, तो ये फॉरनर्स को भी अवेलेबल है। अगर उनके खिलाफ भी कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उनको भी प्रोटेक्शन हमारे कानून के द्वारा दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती है। आगे आर्टिकल 24 के अंदर, तो आर्टिकल 24 के अंदर चिल्ड्रन को फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट करने से रोका जाता है, तो ये फॉरनर्स के लिए भी ये आर्टिकल अवेलेबल है। आर्टिकल 25 जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, कोई भी दूसरे फॉरेन से आता है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, तो वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, इसमें कोई भी जो है किसी को भी आपत्ति नहीं है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर वो दूसरे के रिलीजन को नुकसान ना पहुँचाए या उसके रिलीजन को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए, अगर ऐसा होता है तो वो भी कोर्ट के अंदर जा सकता है। आगे है 9th राइट है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजियस अफेयर वो मैनेज कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर उसने कोई भी फेस्टिवल अगर मनाना है, क्रिसमस मनाना है या गुड फ्राइडे या जो भी फेस्टिवल अगर वो मनाना चाहते हैं तो वो मना सकते हैं, अपने रिलीजियस अफेयर्स को वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 26 के अंदर आता है जो कि फॉरनर्स को भी दिया गया है। आगे आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, तो टैक्सेस के लिए भी यहाँ पर जो है अगर वो अपने रिलीजन को प्रमोट करने से रिलेटेड कोई भी डोनेशन वगैरह करता है, चैरिटी करता है, तो उससे रिलेटेड जो है उसको भी टैक्स में रिबेट दी जा सकती है। अगर वो हमारी कंट्री के अंदर यहाँ पर कोई भी बिजनेस वगैरह करता है और उसके अंदर जो है उसको कोई भी अगर टैक्स पे करता है तो वहाँ पर उसको इस तरीके की रिडक्शन दी जा सकती है। आगे आता है आर्टिकल 28, तो यहाँ पर जो है रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है उनको अटेंड करने से उसको भी फ्रीडम है, अगर वो चाहे तो इनको अटेंड कर सकता है, अगर नहीं चाहता अटेंड करना तो नहीं भी कर सकता है, तो ये भी उसकी चॉइस पर निर्भर करता है। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 28 के अंदर, तो ये फॉरनर्स के लिए भी है और हमारे जो है सिटीजन्स उनके लिए भी है। तो मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ जो आर्टिकल दिए गए हैं, तो आर्टिकल 15 है, 16 है और साथ साथ 19, 21 और 30, ये आर्टिकल हमारे ओनली सिटीजन्स के लिए हैं। यहाँ पे आर्टिकल 21 भी कई बार पिक्चर में आता है क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो है उसको प्रिजर्व करना, लैंग्वेज स्क्रिप्ट जो भी है उसको प्रिजर्व करना, तो ये आर्टिकल जो 29 है वो भी हमारा सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, वो भी फॉरनर्स के लिए भी वो भी फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का एंड होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.